गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। सर्वत्र ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण की श्रृंखला शुरू हो रही है और इस पर्यावरण की श्रृंखला में आप इस सब्जेक्ट को ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि पर्यावरण को आप अपनी डेली लाइफ को देखते हुए अच्छे से एंजॉय भी करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहेंगे तो सिर्फ इस सब्जेक्ट को आप नॉलेज के लिए ही नहीं बल्कि इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से एंजॉय करेंगे, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। अगर हमारे लेक्चर्स को अच्छे से विजिट करते हैं तो बहुत सारा आपको डीप नॉलेज इसमें मिलने वाला है। और डीप नॉलेज के साथ साथ मैं आप सबको फास्ट फूड खिलाना नहीं चाहता। वन लाइनर नोट्स के जरिए मैं आप सबको पढ़ा दूँ, मैं आप सबको बहुविकल्पी जरिए पढ़ा दूँ तो ये आपको स्थायी ज्ञान नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें तो कॉन्सेप्ट को लेकर के पढ़ें। जब आप कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ते हैं तो किसी भी तरह के प्रश्नों की प्रकृति चाहे परीक्षाओं में कैसी भी बदले, आप उन सारे प्रश्नों के जवाब दे पाते हैं। तो आज आइए शुरू करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी को। वास्तव में पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या है, तो आप देखेंगे जो पर्यावरण शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है और पारिस्थितिकी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। तो आप देखेंगे इसको संयुक्त रूप से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी कहा जाता है। वास्तव में पर्यावरण जो शब्द है हमारी जो कक्षा 6, 7 और 8 की किताबें देखने में आती हैं उसमें लिखा रहता है पर्यावरण शब्द के संदर्भ में। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है परिधन आवरण। परिधन आवरण अर्थात जो हमारे चारों ओर का आवरण है, परि का मतलब होता है चारों ओर का, आवरण मतलब घेरा। जो हमारे चारों ओर का घेरा है वो हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन ये हमारी पर्यावरण की संकुचित विचारधारा है। ये पूरी तरह से हमको ब्रॉड में एग्जाम लेवल तक नहीं ले जाती। हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पर्यावरण क्या है, आपको बेहतर से समझ में आ भी जाएगा। फिर अगर हम देखें तो जो हमारे विदेशी हैं जो देखते होंगे जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट शब्द को जो फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वार्नर, उस शब्द के साथ लिंक करते हैं और इन्वार्नर का मतलब होता है बाहरी घेरा। तो पर्यावरण का वहाँ पर भी तात्पर्य ये निकल के आता है जो बाहरी घेरा है मनुष्य का वो क्या कहलाता है, पर्यावरण बनाता है। लेकिन अगर हम इसके संकुचित अर्थों को छोड़ दें, थोड़ा सा व्यापक रूप में इस बात को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में पर्यावरण क्या है और पारिस्थितिकी क्या है और ये एक दूसरे से किस तरह से लिंकअप हैं, आप अच्छे से इस बात को समझ पाओगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया कोई मनुष्य है हमारे पास, ही हम पर्यावरण को अच्छे से समझना चाह रहे हैं। तो मान लिया ये मनुष्य है और इस मनुष्य के चारों ओर बहुत सारे मनुष्य होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। इसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। बिल्कुल। आप देखेंगे इसके चारों ओर बहुत सारे कीट होंगे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होंगे। सूक्ष्म जीव इसके बहुत सारे इसके चारों ओर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके चारों ओर जीव जंतु बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसके चारों ओर प्रकाश देखने को मिल जाएगा। इसके चारों ओर वायु देखने को मिल जाएगी। इसके चारों ओर आप देखें तो मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके चारों ओर आप देखें तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, वो देखने को मिल जाएगी। इसके चारों ओर जल देखने को मिल जाएगा, जलवाष्प देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी घटक हमको मनुष्य के चारों ओर देखने को मिल जाते हैं। और आप कहेंगे कि मनुष्य के चारों ओर, इसका मतलब जो चीज़ें हैं वो मुख्य रूप से दो रूपों में डिवाइड हैं। एक वो चीज़ें जिनमें जीवन पाया जाता है और एक वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो जिनमें जीवन पाया जाता है उन घटकों को हम लोग कहते हैं जैविक घटक। उनको क्या कहते हैं, जैविक घटक। जिनमें जीवन पाया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घटक। और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अजैविक घटक। उनको क्या कहते हैं, अजैविक घटक। तो अगर आप निश्चित रूप से इस बात को पाओगे तो मनुष्य का पर्यावरण क्या है, तो आप कहोगे मनुष्य का जो पर्यावरण है
वो मनुष्य के चारों ओर जो जैविक और अजैविक घटकों का जो समूह है वो मिलकर मनुष्य का क्या बनाता है, पर्यावरण बनाता है। अब आप यहाँ पर अच्छे से समझिए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्या करता है, अच्छी तरह से प्रभावित होता है। जब उसकी दोस्ती होगी तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। और जब उसके साथ अच्छे से नहीं बनेगी, नहीं बटेगी तो क्या होगा, एक दूसरे की लड़ाई होगी। तो ये इसको भी प्रभावित करता है और ये इसको भी प्रभावित करता है। आप देखें तो मनुष्य के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। वो पेड़ पौधे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा हो, वहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है। एक सुखद जलवायु वहाँ पर देखने को हमको मिल जाती है। आप चले जाइए डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, ये सारे इलाके, आप ऊटी, ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ पर समृद्ध जलवायु पाई जाती है और जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की। तो आप देखेंगे ऐसे भी स्थान आपको मिलेंगे। तो मनुष्य सीधे रूप में कह सकते हैं कि पेड़ पौधों से डायरेक्टली प्रभावित होता है। और जहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे होते हैं वहाँ पर आपको शुद्ध ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से मिल जाती है। एक मनुष्य के आसपास बहुत सारे कीट होते हैं। आप सब लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे कीट आपके आसपास मिल जाते हैं। मच्छर और भी बहुत सारी चीज़ें, कीट लगातार होती हैं, इससे भी लगातार वो प्रभावित होता है। और फिर देखें आप कीट को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं, या आप देखें मच्छर को मारने के लिए आप मॉर्टिन का प्रयोग करते हो, तो आपको ये भी प्रभावित करता है, आप इनको भी प्रभावित कर देते हो। मनुष्य के आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं। तो आप देखे होंगे जैसे कि आपका कोरोना वायरस का इस समय दौर है, न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। तो देखें वायरस कितना ज़्यादा मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया तबाह है। तो एक छोटे से सूक्ष्म जीव ने मनुष्य को किस तरह से प्रभावित कर रखा है, आप डायरेक्टली इस बात को समझ सकते हैं। मनुष्य के आसपास वायु अगर शुद्ध होगी तो अच्छा जीवन आपको देखने को मिलेगा, श्वसन क्रिया अच्छे से चलेगी, मनुष्य का जीवन सरल सहज होगा। और अगर मनुष्य दिल्ली जैसे स्थानों पर देखेंगे जहाँ पर 2.5 PM के कण वहाँ पर लोग ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यातायात के साधन जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वायु वहाँ की दूषित हो जाती है। पेट्रोलियम और इन सब के दहन से आप देखेंगे लेड और बहुत भी खतरनाक कारक वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो वायु दूषित हो जाती है और वहाँ का वातावरण प्रभावित हो जाता है। और आप देखें तो मनुष्य के चारों ओर जैसी मिट्टी होगी वैसा ही उत्पादन होगा। मिट्टी पर उत्पादकता निर्भर होती है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, तो मनुष्य को मिट्टी भी प्रभावित करती है। और आप देखें तो मनुष्य के आसपास जो ह्यूमिडिटी होती है, जिसको आप आर्द्रता कहते हो, तो आपने देखा कि जो आपके शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है मस्तिष्क में, वो क्या करती है, हमारे शरीर में श्वेत जो ग्रंथियाँ होती हैं उसको एक्टिवेट करती है। आपने देखा होगा आपके शरीर का जो पसीना होता है वो श्वेत ग्रंथियों के एक्टिवेट होने से बाहर निकलता है। और अगर पसीना निकल गया तो जलवाष्प के माध्यम से वो पसीना शरीर के बाहर चला जाता है और आपको ठंडक का अनुभव होता है। लेकिन वहीं आप गर्मियों के समय में आप देखेंगे तो गर्मियों के बाद जब आप बरसात का समय आता है तो आप देखेंगे पसीना जो है सूखता नहीं है। हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड तो कार्य करती है, पसीना तो बाहर निकलता है, लेकिन जलवाष्प की क्रिया नहीं होती और वो पसीना क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण पसीना सूखता नहीं है और मनुष्य जो है काफ़ी दिक्कत महसूस करता है उन परिस्थितियों में। तो आप देखे होंगे आर्द्रता भी मनुष्य को सीधे प्रभावित करती है। सूर्य का प्रकाश, आप देखें सूर्य का प्रकाश जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं और कहीं पर ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ के लोगों और जो तिरछी पड़ने वाले लोगों के स्थानों पर आप बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। भूमध्य रेखा पर लगातार सूर्य की किरणें लंबवत गिरने के कारण वहाँ के लोग काले होते हैं। और आप देखें जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के लोग हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें 6 महीने गिरती ही नहीं है, तो बर्फीले इलाके पाए जाते हैं। वहाँ के जीव जंतु आप देखें तो अलग प्रकार के होते हैं, जो सामान्य हमारे जीव जंतु होते हैं उनसे अलग मेल खाते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे मनुष्य के आसपास ऐसे बहुत सारे घटक हैं जिससे मनुष्य क्या होता है, सीधे तौर पे प्रभावित होता है। और मनुष्य जब सीधे तौर पे किसी चीज़ को प्रभावित करता है तो मनुष्य को भी वो प्रभावित करते हैं। और इस तरह से आप देखते हैं हमारे पर्यावरण में लगातार ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के जो आसपास ऐसी चीज़ें जिनमें जीवन पाया जाता है वो सारी चीज़ें जैविक घटक होती हैं, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक घटक होती हैं। तो मनुष्य का जो पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक घटकों का क्या है, समूह है। और जैविक और अजैविक घटकों का समूह मिलकर हमारा क्या बनाता है, पर्यावरण बनाता है। पारिस्थितिकी क्या होती है, इस बात को भी अगर हम समझने का प्रयास करें तो मनुष्य के आसपास, मनुष्य एक जीवित प्राणी है
निश्चित रूप से एक जैविक घटक में आता है और वो अपने आसपास जैविक और अजैविक घटकों से किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें हम विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये शब्द परीक्षा में पूछा जाता है, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर आपसे कहा जाए कि पारिस्थितिकी क्या होता है तो आपका जवाब होगा जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो अंतर संबंध होता है, इनके मध्य का जो अंतर संबंध हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? अंतर संबंध हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी। तो अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी क्या होता है, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य के अंतर संबंध की व्याख्या विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। और आपसे कोई कहे पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मनुष्य के चारों ओर जो जैविक और अजैविक घटकों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उससे हमारा पर्यावरण मिल करके बनता है। और अगली बात आती है कि जैसे आपने कहा कि मनुष्य के आसपास जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनसे मिलकर मनुष्य का पर्यावरण बनता है। और जब हम इनके अंतर संबंध को व्याख्या करते हैं तो विज्ञान की विशेष शाखा के अंतर्गत जिसका नाम है पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले हम इसमें इस बात का पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो हमारा जैविक घटक है वो जैविक घटक का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है उत्पादक। इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे। दरअसल जो मनुष्य का जीवन संभव हुआ है वो इन्हीं दो घटकों से मिलकर हुआ है। आपने देखा होगा जो हमारे आसपास हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ये हरे पेड़ पौधे एक विशेष क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आप देखते होंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर और मिट्टी से जल को अवशोषित करते हुए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक विशेष क्रिया कहते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। और इस क्रिया के फलस्वरूप अपने भोजन का क्या करते हैं? वो निर्माण करते हैं। तो भोजन का निर्माण होना ही जीवन की उत्पत्ति का आधार है। आप देखे हैं कि यहाँ पर एक प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन निकलती है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें इस तरह से 6H2O 6O2, तो आपने देखा यहीं से होती है जीवन की शुरुआत। आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल ये अजैविक घटक है और अजैविक घटक मिलकर के जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश भी अजैविक घटक है, लेकिन इन अजैविक घटकों को मिलाकर के एक जैविक घटक जिसका नाम है हरा पेड़ पौधा, वो क्या करता है? फोटो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और अपना भोजन बनाता है। उत्पादकों ने अपना भोजन बनाया, इसलिए मैंने इसको सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। इस पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा उत्पादन होता है, उत्पादक होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से होती है जीवन की शुरुआत और यहीं से मिलती है आपको प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन। आप जो श्वसन क्रिया में दुनिया का कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हो और चाहे वो मनुष्य हो, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या करता है? लेता है। और आपको बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि सर पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस श्वसन क्रिया में हमेशा याद रखिएगा, जब भी वो श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में एक अतिरिक्त प्रक्रिया होती है जिसका नाम आप देते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को क्या करते हैं? अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब उनके अंदर श्वसन क्रिया होती है तो उस दौरान वो ऑक्सीजन गैस को ही लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर आप देखें तो जो उत्पादक होते हैं वो निश्चित रूप से अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग प्रकार को आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखें इस बात को, तो आप कभी रेगिस्तानी इलाकों में गए होंगे, तो रेगिस्तानी इलाकों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लगातार पेड़ पौधों को जल की कमी होती है और जल की कमी के कारण वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। वो भी यही क्रिया करते हैं, लेकिन वहाँ पर जल की क्या होती है? कमी होती है। इसकी कमी होने के कारण आप देखें तो उनकी सतह पर, उन पेड़ पौधों की सतह पर कुछ प्राकृतिक तौर पर हजारों लाखों वर्षों से लगातार उस सर्कमस्टेंसेस से गुजरने के कारण कुछ परिवर्तन हुए हैं।
जैसे कि आप देखें वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियाँ चौड़ी और मांसल हो जाती हैं और उनकी पत्तियों की सतह पर कांटे उगाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, अतिरिक्त जल की हानि ना हो। उससे बचे रहने के लिए वो पेड़ पौधे प्राकृतिक तौर पे कुछ न कुछ परिवर्तन अपने अंदर कर लेते हैं और जिस कारण वो जल की कमी से अपने आप को बचाते रहते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे रेगिस्तानी इलाकों में नागफली है, कैक्टस है और बबूल नाम के पेड़ हैं। इस तरह के बहुत सारे पेड़ आपको रेगिस्तानी इलाकों में मिल जाते हैं और वो लगातार जल की कमी से जूझते हैं और जल की कमी से जूझने वाले इन रेगिस्तानी पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। क्या कहते हैं? जीरोफाइट पौधे। इस बात को आप याद रखिएगा कि उन पौधों को क्या कहा जाता है जो लगातार पानी की कमी से लड़ते हैं, उन पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट पौधा। ऐसे याद रखिएगा, जहाँ पर जीरो हो वाटर उसे कहते हैं जीरोफाइट पौधा। फिर आप देखेंगे ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं पेड़ पौधों के साथ जहाँ पर जल की लगातार वो जल में ही बने रहते हैं और लगातार जल में बने रहने के कारण आप देखेंगे तो वो कभी सड़ते गलते नहीं हैं। जैसे कि आप देखें कि हमारा सिंघाड़ा है लगातार पानी में ही बना है, हाइड्रिला है, आप इसके अलावा लेमनेरिया कुल के जो पौधे होते हैं, लेमनेरिया डिस्टाटा है, लेमनेरिया स्टीनोफिला है, तो इस तरह की जो बहुत सारे पौधे हैं वो लगातार पानी में बने हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि उनमें क्या होता है, वो अपने आप को उस सरकमटेंसेस में भी ढाल लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनके सतह पर एक विशेष प्रकार का कारक होता है, उनकी सतह पर तैली मोम का पदार्थ चढ़ा रहता है जिससे वो इन सरकमटेंसेस को अपने आप को सर्वाइव करता है। अगर आप देखें तो अगर आप पानी में लगातार 1, 2, 3, 4 घंटे रहेंगे तो आप देखिएगा आपकी सतह जो है उसके लिए संवेदनशील नहीं होती है और आपके सतह सिकुड़न जैसी पैदा हो जाती है, एक अजीब सा आपके हाथ उसमें हाथ पैर लगने लगते हैं। तो आप देखें क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसके लायक नहीं, उन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। लेकिन ये पौधे लगातार उन परिस्थितियों में रहते आए हैं तो उनमें अनुकूलन की दशाएं पैदा हो गई हैं, इस कारण उनमें ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। और ऐसे पौधे जो लगातार पानी में बने रहते हैं, पानी से लड़ते हैं, हाइड्रोजन से लड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है ऐसे पौधों को हाइड्रोफाइट पौधा। हाइड्रोफाइट, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट पौधे। तो वे पौधे जो पानी में लगातार बने रहते हैं, इन पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट। मैंने बताया कि उनकी सतह पर मोम का तैलीय पदार्थ चढ़ा रहता है। जैसे कि आप देखें मछलियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, मछलियों को आप कभी देखिएगा उनके अंदर उनको पकड़ करके तो आपको लिबलिबापन उसको देखने को मिलेगा। तो वही सब मोम का एक पदार्थ बना होता है, आपकी त्वचा पर उसके लिए संवेदनशील नहीं है, इस कारण आपको जो है अलग परिस्थितियाँ वहाँ पर पानी में रहने के बाद मिलती हैं। फिर ऐसे भी कुछ इलाके आपको देखने को मिलते होंगे, अगर आप इस बात को नज़र डालें तो थोड़ा सा हम इंडिया का नक्शा देखते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो आप देखें यहाँ पर गुजरात से लेकर के, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर समुद्र, तटवर्ती इलाके हैं जहाँ पर समुद्र पाया जाता है और इन समुद्री इलाकों में कुछ पौधे भी पाए जाते हैं जो लगातार खारे पानी में उगते हैं। उन खारे पानी में उगने वाले पौधों को खारे पानी से लगातार जूझना पड़ता है, उन सरकमटेंसेस में भी अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा सुंदरी नाम के वृक्ष, फिनिक्स नाम के वृक्ष, ताड़ नाम के वृक्ष, नारियल नाम के वृक्ष, इस तरह के वृक्ष वहाँ पर आप सबको पाए जाते हैं। और ये वृक्ष क्या करते हैं, उस खारे पानी से लगातार लड़ते रहते हैं, इस कारण उन पौधों को विशेष नाम दिया जाता है। उनको क्या कहा जाता है? हैलोफाइट पौधे। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट पौधा। कैसा पौधा? हैलोफाइट पौधा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया कि जो लगातार खारे पानी में उगने वाले पौधे होते हैं उनको कहा जाता है, खारे पर जल से लड़ते रहते हैं, उन्हें हैलोफाइट पौधे कहा जाता है। अगर हम ये आपसे कहें कि समुद्र का जल खारा क्यों हो जाता है, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि जो हमारा जो समुद्र होता है उनमें जो जल का मुख्य स्रोत है वो कहीं ना कहीं नदियों से आता हुआ जो वर्षा का जल है, इस तरह के जल इकट्ठा होकर के जो घाटी होती है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और आप देखेंगे वहाँ पर जो जल इकट्ठा हुआ है, जैसे नदियों से ही आया हुआ जो जल है वो मिट्टी से लगातार संपर्क में रहता है और लगातार मिट्टी से होकर के आता है और मिट्टी में बहुत ज़्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं। उन लवणों को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और एक साथ जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर बहुत सारी लवणता हो जाती है, इस कारण उसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और खारे जल से लड़ने वाले पौधों को मैंने बताया क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट का पौधा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में देखिए आप
तो पश्चिम बंगाल में सुंदरी नाम के वृक्ष काफ़ी अच्छी बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। सुंदरवन वहाँ के काफ़ी फेमस हैं। तो इस तरह के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो उत्पादकों में भी कुछ विशेष सीरीज आपको देखने को मिलेगी। वो सीरीज ये होगी कि उत्पादक भी कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, उनमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, उनमें सहजीविता पाई जाती है। आइए इस बात को भी समझते हैं। सहजीविता, सहजीवन पाया जाता है, एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम समुद्र के अंदर जो मूंगे की चट्टान होती है, तो समुद्र के अंदर जो मूंगे की चट्टान होती है तो उनमें देखें दो चीज़ें होती हैं, शैवाल होता है और क्या होता है, मूंगा होता है। इस बात को अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, दरअसल होता क्या है, शैवाल वातावरणीय परिस्थितियों के कारण वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाना चाहता है और इसे भोजन बनाने के लिए कार्बनिक पदार्थ की जरूरत होती है, जो कार्बनिक पदार्थ मूंगा से उसे प्राप्त होता है। मूंगे की मरे हुए मूंगे की खाल से शैवाल को क्या मिलता है, ये कार्बनिक पदार्थ मिलता है और इसी कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या करता है, शैवाल करता है। और शैवाल जब अपना भोजन बना लेता है तो अपने भोजन को ये किसे दे देता है, इसका बनाया हुआ भोजन मूंगा खाता है और मूंगे की मरी हुई खाल से क्या प्राप्त करता है, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करता है ताकि ये अपना भोजन बना पाए। तो आपने देखा एक दूसरे की इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता होती है, इसका इनमें सहजीविता पाई जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि जो समुद्र के अंदर जो कोरल रीफ होते हैं अर्थात मूंगे की जो चट्टानें होती हैं उनमें जो शैवाल होता है, तो उस शैवाल का विशेष नाम है जूथैम्पलन। जूथैम्पलन नाम का जो है शैवाल पाया जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ जाता है, तो आपका उत्तर होगा जूथैम्पलन नाम का शैवाल आपको मूंगे की चट्टानों में देखने को मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें कि पेड़ पौधों में ऐसे और भी कारक होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो पेड़ पौधों में परजीविता का भी गुण पाया जाता है। परजीविता, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ पौधों में परजीविता भी होती है। आप देखें तो आपके आसपास पीली पीली अमर बेल होती है। कई बार आपने पेड़ पौधों पे बेल के ऊपर या नीम के ऊपर आप देखे होंगे कि बेल मिल जाती है। वो बेल अमर बेल कहलाती है। वो क्या करती है, अपनी चूसक पंपों की सहायता से उसमें जो बने हुए भोजन को क्या करती है, ग्रहण करती है और उस जिस पेड़ पे उगती है उसको फायदा नहीं पहुंचाती है, वो अपने उस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करती है। वो दूसरे वाले पेड़ों को फायदा नहीं कर रही है बल्कि अपना फायदा उठा रही है, तो इसीलिए उनमें परजीविता का गुण पाया जाता है। तो आपने देखा परजीविता का जो उदाहरण मैंने बताया अमरबेल, अमरबेल का पौधा क्या करता है, परजीविता का लक्षण उनमें पाया जाता है। इस तरह से पेड़ पौधों के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारे गुणधर्म, आप सब लोगों को जब मैं बायोलॉजी के कुछ साइंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें विस्तृत रूप से इन सारी चीज़ों की चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल मैं आप सब लोगों को धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चीज़ों को लिंक करा रहा हूं ताकि साइंस में भी पढ़ने में आपको सबको मज़ा आ जानी चाहिए। और फिर आप देखेंगे तो इस तरह से आप लोगों ने उत्पादकों के बारे में समझने का प्रयास किया कि उत्पादकों में विशेष प्रकार के हमारे उत्पादक होते हैं, तो अलग अलग उनमें गुणधर्म पाए जाते हैं। फिर उत्पादकों को, जो उत्पादकों ने अपना भोजन बनाया है, उस बने हुए भोजन को ग्रहण करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वो कौन होंगे, उपभोक्ता होंगे, कंज्यूमर होंगे। कंज्यूमर में भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ूंगा। कुछ अपघटक होते हैं, वो एक दूसरे से उपभोक्ता और अपघटक किस तरह से अलग हैं, कैसे कौन किसका कार्य होता है, इन सारी चीज़ों को हम विस्तृत से पढ़ेंगे। बड़ा आपको इस सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। आप अगले लेक्चर्स को छोड़िएगा नहीं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।